वेलकम बैक गाइस, राम राम सारे आने। और अब हम लोग आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। लास्ट हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर वगैरह तक देख लिया था, राइट, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी देख लिया था। आज हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल 243A जो होता है वो बताता है कि ग्राम सभा का गठन कैसा होगा। ठीक है, देखो, सबसे मस्त बात यह है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो है उसके जितने भी प्रावधान हैं सब के सब 243 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ABCDEFGH करके क्लॉज जुड़े हुए हैं, हमको उन क्लॉजेस को समझना है। ठीक है, तो 243 के एक क्लॉज जो है वो ग्राम सभा के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर आर्टिकल जो 243 का B क्लॉज है वो कहता है कि पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। 243 बताता है कि सीटों का रिजर्वेशन कैसे होगा। जैसे चुनाव होता है जब गांव में, पंचायतों में, तो अक्सर ये होता है कि ये सीट महिला सीट है, ये जनरल सीट है, ये कैटेगरी वाली सीट है, राइट। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो संविधान 243D के तहत ही आ रहा है। ठीक है, तो ABD देख लिया हमने। अब उसके बाद 243G देखते हैं। तो G जो है वो पंचायत की ताकत, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसको डिफाइन करता है। Q जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, A से लेकर G तक ग्राम सभा और पंचायत से रिलेटेड था। अब हम जब Q पे आ जाएंगे तो Q जो है वो हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी कैसे वर्क करेगी, ये 243Q में डिफाइंड है। फिर Q के बाद आता है R, और R में जो है म्यूनिसिपैलिटी का कंपोजिशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि एक चेयरमैन होगा, कैसे फंक्शन करेगा, ठीक है, और कौन कौन लोग होंगे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 243R में डिस्कस की गई हैं। फिर आर्टिकल 243T में सीटों का बंटवारा कहाँ पे? म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले जो चुनाव होंगे, जो चेयरमैनी वाले चुनाव होते हैं, तो उसमें भी वही चीज़ होता है, कभी महिला सीट हो गई, कभी जनरल सीट हो गई, कभी OBC, कभी SC/ST सीट हो गई। तो ये जो है यानी कि म्यूनिसिपैलिटी में 243T के तहत आता है और पंचायत में D के तहत आता है। ठीक है, DT। उसके बाद देखो 243 का जो W है वो म्यूनिसिपैलिटी की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। 243ZD जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे एक कमेटी के बारे में बात करता है। ZE जो है वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, यानी जो बड़े शहर हैं वहाँ के मेट्रोपॉलिटन की प्लानिंग के बारे में ZE बात करता है। ZG किसके बारे में बात करता है? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, यानी कि कोर्ट जो हैं वो इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हैं। और 243ZI जो है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ठीक है, तो पहली बात, जो पंचायत है वो किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, 243A जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इलेक्शन ऑफ पंचायत्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है रिजर्व्ड सीट्स का, महिलाओं के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पंचायत में। ठीक है, द पावर टू मेक प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर OBC हैज़ बीन गिवन टू स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर हम OBC को भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि पंचायत का एक नियम है कि जिस दिन भी पंचायत जो है वो भंग हो गई, ठीक है, यानी कि मान लो जो सरपंच हैं उनकी मृत्यु हो जाए, या वो इस्तीफ़ा दे दें, या किसी भी वजह से वो पद ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, अगला सरपंच को चुन लिया जाएगा। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी प्रोविज़न रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ कमिटीज़ हैं जो पंचायती राज से रिलेटेड हैं, हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कमेटी जो है
वो 1957 में बनी बलवंता राय मेहता कमेटी, ठीक है। जैसे रेलवे में होता है DRM, तो इसमें है BRM, बलवंता राय मेहता कमेटी, ठीक है। ये 1957 में बनी। इसने क्या रिकमेंडेशन या इसने क्या इसका वर्किंग एरिया था कि इसने रिकमेंड किया कि जो पंचायत है वो 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि गांव के लेवल पे होना चाहिए, ब्लॉक के लेवल पे होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था, ठीक है। उसके बाद अगले मेहता जी आए 1977 में, अशोक मेहता, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा कि 2 टियर पंचायत स्ट्रक्चर की बात की कि सिर्फ ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होना चाहिए, विलेज स्तर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे क्या होता है विलेज, क्या होता है एक गांव हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि कुछ गांवों का समूह को हमने एक ब्लॉक बना दिया, राइट, तो ये हो गया ब्लॉक। और ऐसे ही जब खूब ढेर सारे ब्लॉक जब आ जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। यही चीज़ तो होता है। तो जो अशोक मेहता राय ने कहा कि एक गांव के स्तर पे न करके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्रशासन चलाया जाना चाहिए। फिर 1978 उसके अगले साल एक दांते वाला कमेटी आई, ठीक है। दांते वाला कमेटी ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया ब्लॉक प्लानिंग पे कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये कैसे वर्क करेंगे, इसके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार किया। किसने? दंतेवाला कमेटी ने, ठीक है। फिर 1984 में आया हनुमंत राव कमेटी। हनुमंत राव कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा प्लान होना चाहिए। तो दंतेवाला ने ब्लॉक पे काम किया और हनुमंत राव ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग का फ्रेमवर्क दिया, ठीक है। फिर 1985 में एक GVK राव कमेटी बनी। इसका काम था एग्जामिन करना रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का, ठीक है। तो क्या था कि जितने भी गरीबों को के उत्थान वाली योजनाएं थीं, ठीक है, और गांव के डेवलपमेंट वाली जो भी योजनाएं थीं, उन योजनाओं को एग्जामिन करने का कि वो योजनाएं सही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसमें क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, इन सब चीज़ को करने के लिए GVK राव कमेटी का गठन हुआ था 1985 में। 1986 में LM सिंघवी कमेटी बनी, ठीक है। LM सिंघवी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि जो पंचायत के जो जितने भी पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा यही सब आपका प्रधानी हो गया, उप प्रधान हो गए, और ये जितने लोग भी इसके अंडर में वर्क करते हैं उन सबको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से उनकी भी वैलिडिटी जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको वैलिडेट कर दिया गया है, ठीक है। ये LM सिंघवी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी। 1988 में आई गडगिल कमेटी। इन्होंने क्या बताया कि इसलिए गडगिल कमेटी का गठन किया गया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सके, ठीक है। फिर एक PK ठनगन कमेटी आई। इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST और महिलाओं को, ठीक है। और अगर OBC को देना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्तर पर करेगी, ठीक है। अब देखो जो बलवंत राय मेहता हैं उनको फादर और आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कहा जाता है इंडिया में। एक मदर भी थी, ठीक है। और मदर कौन थी, कहाँ तो थी यार मदर, अभी देखो मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट एक मम्मी जी भी थी फादर के साथ साथ। ठीक है, कहीं है अभी एग्जैक्ट, मतलब इसी में है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किस जगह पे है, तो उसको हम जाने देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया कि कौन पिता और आर्किटेक्ट हैं पंचायती राज इंडिया के, तो वही BRM जी, बलवंत राय मेहता जी, ठीक।
ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि किस कमेटी ने इसलिए फॉर्म किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो देखो पीके थंगमन कमेटी जो है उसको इसलिए फॉर्म किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए पंचायती राज सिस्टम को। फिर उसके बाद किसने सजेस्ट किया 3 टियर सिस्टम? तो बलवंत राय मेहता जी ने सजेस्ट किया। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स पंचायती राज इलेक्शन? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसे करवाती है। जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है, राइट। अब देखो फाइनेंस कमीशन पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के तहत आता है। ठीक है, तो जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी, और अभी जो 16वें हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया जी। 2026 से 2021 तक का इनका कार्यकाल है। ठीक है। 280 के तहत फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गठन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। पहले कौन थे? केसी नियोगी थे। 15वां फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? तो 2017 में। अच्छा, और 16वां कब हुआ? 2023 में। ठीक है। कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन और मेंबर को? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हैं। तो देखो आर्टिकल 324 ये क्या कहता है कि इलेक्शन को सुपरवाइज करने की ताकत, डायरेक्ट करने की ताकत और कंट्रोल करने की ताकत ये किसके पास है? इसका एक्सक्लूसिव राइट किसको है? तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। ये आर्टिकल 324 कहता है। फिर आर्टिकल 326 क्या कहता है? इलेक्शंस टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। फिर आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है कि 18 साल से ऊपर वाले जो हैं वो सारे वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रंग, धर्म, जेंडर का हो। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा आर्टिकल 326 में कि लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के यानी 18 साल से ऊपर वाले लोग वोट करके करेंगे। ठीक है। फिर आर्टिकल 329 जो है वो कोर्ट को इंटरफियर करने से रोकता है इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है। फिर देखो नेशनल पार्टी पे हम लोग आते हैं। तो जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में 1951-52 सेशन में, तो उस समय 14 पार्टी ऐसी थी जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इलेक्शन रिफॉर्म कमिटीज़ के बारे में। ठीक है। तो देखो सबसे पहला है तारकुंडे कमेटी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं जयप्रकाश नारायण कमेटी। ये 1974 में बनी थी। इसमें क्या था कि इसकी रिकमेंडेशन थी कि मिनिमम एज जो है वोटिंग की वो 18 साल होनी चाहिए। फिर आता है दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में। इन्होंने रिकमेंड किया कि ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है। NN वोहरा कमेटी थी 1993 में। इन्होंने पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन इन इंडिया से रिलेटेड रिकमेंडेशंस अपनी दी थी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पे रिकमेंडेशन दी थी। और जीवन रेड्डी कमेटी ने भी पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन से ही रिलेटेड दिया था। तो जीवन रेड्डी और NN वोहरा दोनों ने पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन पे अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। अब देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले, ये 1964 में ये बने। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसका स्थापना हुआ। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। आम आदमी पार्टी 2012 में। और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP ये 2013 में गठित हुई। ठीक है।
अब देखते हैं कि कुछ अपने आसपास के और इम्पोर्टेंट या फिर जो इम्पोर्टेंट देश हैं वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं। तो इंडिया में बेसिकली मेन क्या है, कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और पीपीपी, पाकिस्तान पीपल पार्टी। यूएसए में दो ही हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक में चलता है बाथ पार्टी। बांग्लादेश में चलता है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और एक चलता है आवामी लीग और एक है जातीय पार्टी। नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी। चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस। रशिया में बाइलेटरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब देखो कि सेक्शन 29A में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में क्या प्रोविज़न है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के आर्टिकल सेक्शन 29A में दिया गया है, ठीक है। कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया एक मल्टी मेंबर बॉडी, पहली बार जो है वो 1989 में बना। और किस साल में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी इंडिया में, तो वो 1925 में हुई थी। और 1964 में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब चलो देखो कुछ और जो हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 76, ये अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी जो हैं उनके बारे में बात करता है। फिर आते हैं हमारे CAG, उनके बारे में आर्टिकल 148 जो है वो CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किया गया है। 149 में CAG की ड्यूटी और पावर के बारे में बताया गया है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो है तो 239 में बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। 239 के AA में स्पेशल प्रोविज़न्स रखे गए हैं दिल्ली के लिए। और 240 में बताया गया है कि जो रेगुलेशंस हैं वो बनाने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 262 जो है तो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैल्यूज़। तो अगर जो पानी का विवाद है किसी भी दो राज्यों में तो उसका कैसे समाधान किया जाए, ये आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है, ठीक है। 263 में भी कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड। 266 जो है वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और पेंशन भी दी जाती है, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया है। और स्टेट्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। 267 जो है वो कॉन्टीजेंसी फंड है। 279A जो है वो GST है, यार ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। GST आर्टिकल 279A में दिया गया है। 280 फाइनेंस कमीशन है। 292 में ये है कि केंद्र सरकार कैसे उधार लेगी। और 93 में क्या है कि राज्य सरकारें कैसे उधार लेंगी, राइट। फिर आता है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में। ये पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया है कि किसी भी अथॉरिटी ऑफ लॉ के व्यक्ति द्वारा या किसी भी अथॉरिटी द्वारा इंडिविजुअल को उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कि अगर ट्रेड करना है, कॉमर्स करना है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 301 जो है वो बताता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में, ठीक है। हालांकि फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो हमारा ट्रेड नहीं, एक्चुअली वो व्यवसाय से था, फंडामेंटल राइट में था ना कि हम लोग कहीं पे भी जाके अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी वही है, कहीं पे भी कर सकते हैं, कॉमर्स और इंटरकोर्स। आर्टिकल 302 जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट को बताता है
कि वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर। ठीक है, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताता है, और 315 जो है वो बताता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, जो हमारे UPSC वगैरह हो गया या स्टेट PSCs हो गए, वो आर्टिकल 315 में प्रावधान दिया गया है। अब ट्रिब्यूनल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है। 323 के B में ट्रिब्यूनल फॉर अदर सब्जेक्ट्स जैसे टैक्स, कंज्यूमर, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा जो है ये सब। आर्टिकल 330 जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देती है लोकसभा में। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल में। फिर 332 जो है वो रिजर्वेशन देती है SC ST को विधानसभाओं में। 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NC SC के गठन के बारे में है। 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, और 338B है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर हम देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। 343 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है। 350 ये प्रोविज़न देता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चों के मदर टंग में होनी चाहिए। ठीक है, 350A। और 350B जो है वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का गठन करने की इजाज़त देता है। इमरजेंसी प्रोविजंस देख लो। 352 में क्या होता है, इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है अगर 352 लग गया है। 355 में ड्यूटी ऑफ द यूनियन। ठीक है, कि ये संघ का ड्यूटी होगा, दायित्व होगा कि वो राज्य को बचाए किससे, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से। 355 के तहत। 356 जो है वो कब लगेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज जो हैं वो फेल हो जाए। यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहाँ पे, कि मान लो किसी राज्य में कोई आउट ऑफ कंट्रोल चीज़, जैसे मणिपुर में नहीं संभला उनसे, तो उस समय वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, तो वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया था। ठीक है, आर्टिकल 360 जो है वो प्रोविज़न फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, तीन 302 के तहत पार्लियामेंट ट्रेड और कॉमर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, 315A के तहत। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया का कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, जो 76 में उल्लेखित है। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस, CAG को, मतलब CAG इंडिपेंडेंट रहती है, किसी के अंडर नहीं रहती है। ये आर्टिकल 148 इस चीज़ की इजाज़त देता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कब बनी थी, 14 सितंबर 1949 को। आर्टिकल 76 तो CAG से रिलेटेड है, सॉरी CAG कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से, AG से रिलेटेड है। GST 279A 151 किसके बारे में बात करता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द SCAG। ठीक है, आर्टिकल 371 क्या करता है, स्पेशल प्रोविज़न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कमीशंस और हेडक्वार्टर्स को। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो 2010 में बना, दिल्ली हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है 1993 में। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा नई दिल्ली में है। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नई दिल्ली में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट न्यू दिल्ली में है। ये दोनों 2004 में रीऑर्गेनाइज करके बनाए गए।
नीति आयोग का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 2015 में बना, पहले ये प्लानिंग कमीशन होता था। फाइनेंस कमीशन का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 1951 में बना। ह्यूमन राइट्स कमीशन भी न्यू दिल्ली में है, 1993 में बना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी दिल्ली में है, 1992 में बना। अब दिल्ली नहीं बोलूँगा, दिल्ली में ही है, जो दिल्ली में नहीं है उसका मैं नाम लूँगा, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2007 में बना। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993 में। बैकवर्ड क्लासेज 1993 में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो 2005 में बना। डिलिमिटेशन कमीशन, इसको 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। लॉ कमीशन जो है वो भी नई दिल्ली में है। इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बना। इलेक्शन कमीशन जो है वो 1950 में बना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भोपाल एक देखना है, नेशनल जुडिशल एकेडमी, राइट। फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बना, ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत बना, ठीक है। तो पहले क्या था ना कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये एक ही था, इसको 2 सेपरेट बॉडीज़ में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत तोड़ दिया गया, ठीक है। फिर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1953 के आधार पे, ठीक है, बनाया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के तहत, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत, और इसको और भी देखा जा सकता है, ठीक है। इसको देख लेना है, ये अपडेटेड है कि नहीं आई डोंट नो, तो इसको एक बार आप लोग को नेट से या किसी बुक से रेफ़र करना है, बुक से नहीं नेट से ही रेफ़र कर लेना, जो करंट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी। और अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।